आपने अपना ऑप्शनल कैसे तैयार किया? मैंने भी फाउंडेशन बैच में ही ज्वाइन किया था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना, फेलियर्स तो नो डाउट आएंगे ही। मैंने अपना पहला टेस्ट लिखा था, सर के साथ लिखा था। सर ने 75 में 63 मार्क्स दिए थे, मुझे एक्सीलेंट रिमार्क दिया था। गुड इवनिंग। एक हमने स्टडी सेशन लिया था 1 या 2 तारीख को, याद है? कुछ लोग थे उसमें, राइट सर? उस टाइम पे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी इंटरव्यू की, अगर याद आ रहा होगा। yes, yes. कुछ एक स्टूडेंट थी जिनका इंटरव्यू में सॉन्ग्स उन्होंने गाए थे, है ना? 3 सॉन्ग्स उनको गवाए गए थे। वही स्टूडेंट है दिव्यांशी, रैंक 571 इस साल। ठीक है, ऑप्शनल क्लियर है। चीजें उनकी तरफ से मतलब कुछ गाइडेंस होगा, उसके बाद आपने जो भी डाउट्स होंगे, क्योंकि आप सब फाउंडेशन स्टूडेंट हो, शुरुआत में कोई डाउट हो सकते हैं तो डाउट्स पूछ लेना, यहीं पे है। ठीक है, चलिए। Hello everyone, my name is Divyanshi Pandey and I got 571 rank in UPSC this year. So आप सब लोग ही फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं ना? ओके, सो मैंने भी फाउंडेशन बैच में ही ज्वाइन किया था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि ये प्रिपरेशन जो है, इसमें स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने पे बहुत फोकस करना। स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स लगेंगे कि हम कोई से नोट्स ऐसे पढ़ लेते हैं कि जो बहुत शॉर्ट में हमें चीज़ें मिल जाएं, वो मत करना। एक बेसिक्स अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग करते हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपरेशन हो पाती है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से, पहले पूरी एनसीईआरटी से पूरा अपना एक फाउंडेशन बिल्ड किया कि कैसे से, मान लीजिए पॉलिटी, एंड आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था पॉलिटी की। मतलब पढ़ा होता है 10 तक, बट ऐसे प्रिपरेशन के उसमें नहीं पढ़ा होता है। तो उसके लिए जो एनसीईआरटीज़ है 11th क्लास की है, पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि मेरे को पीएसआईआर ऑप्शनल भी लेना था, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी, और उसके अलावा ऐसे हिस्ट्री है, उसके लिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की जो एनसीईआरटीज़ है, पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पे आई कि जो अलग अलग सोर्सेस होते हैं वो मैंने फॉलो किए। जैसे पॉलिटिकल के लिए सभी करते हैं, पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत करते हैं, एनवायरमेंट के लिए पीएमएफआईएस मैंने रेफर किया था, और उसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने पूनम दलाल दहिया जो बुक है वो रेफर की थी। वो बुक थोड़ी बल्कि है, बट एक बार आप उसको कर लेते हैं, उससे नोट्स बना लेते हैं जो काम की चीज़ें लगती हैं, तो मुझे लगता है कि उससे करना ईजी हो जाता है। एंड उसके अलावा ये तो प्रीलिम्स के लिए था। उसके सीसेट पे प्लीज़ बहुत फोकस करिएगा, बिकॉज मेरे 2 अटेम्प्ट सीसेट नहीं हुआ था मेरा, 2022 और 23। बाउंड्री से नहीं हुआ था, बट नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। तो सीसेट को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, मैं यही बोलूँगी आप लोगों को। मतलब ये नहीं कहूँगी कि अभी से बिल्कुल मैथ्स एकदम करने लग जाइए, बट हाँ, एक वो प्रैक्टिस में रहेगा। वैसे भी अगर आप मैथ्स रेगुलरली करते हैं तो आपका एक माइंड भी थोड़ा एक्टिव रहता है, थोड़ा मोनोटनी भी ब्रेक करता है वो, तो वो भी करिएगा। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों के जो क्वेश्चन स्पेसिफिक आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आंसर करती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो सर जवाब वैसे तो इतने डाउट्स होते हैं, आप एनी सुसान डाउट से ये मतलब क्या है? प्लीज फील फ्री, ऐसा मत सोचेगा कि कुछ सीरियस डाउट है। मैंने भी बहुत सिली डाउट्स भी पूछे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। सो इफ यू वांट यू कैन आस्क। ये सब तो वैसे घंटे बाद होता है कि 6 घंटे बाद होता है, जो तुम फॉर एक ये रहा है, मतलब इंक्लूडिव मतलब बिल्कुल ही वेदना में दे Alright, guys. जी, Is it important we NCERT from 9 to 9? नॉट लाइन टू लाइन, बट होता है ना कि आपको जनरल एक आइडिया उससे मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी का ही मैंने एग्जांपल दिया आपको, कि उसमें से आर्टिकल्स हो गए इंपॉर्टेंट, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, वो चीज़ें आपको उससे मिलती है। एकदम स्टार्ट करेंगे तो आई वुड से कि हाँ, एक बार तो आपको पढ़ना ही होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। धीरे धीरे समझ आएगा कि इसमें से सेग्रीगेट कैसे करना है। तो या फर्स्ट टाइम में आपको पूरा रीड करना चाहिए, उसके बाद आई वोंट से कि आपको लाइन टू लाइन हमेशा पढ़ना चाहिए। आपने अपना ऑप्शनल कैसे तैयार किया? मैंने अपना ऑप्शनल सिर्फ नोट से ही प्रिपेयर किया है। मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं उससे मैंने सेल्फ ही प्रिपेयर किया। उसके अलावा जो ज़्यादा कोई ऐसी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और उनकी जो कॉपीज़ हैं उसको देख के कि क्या उसमें थिंकर्स उन्होंने कैसे कोट किए हैं, कैसे उन्होंने, मान लीजिए कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे कोई अगर क्वेश्चन है तो उसमें कौन कौन से कमीशंस है जो उन्होंने कोट किए हैं, या प्लेटो या एरिस्टोटल के ऊपर कोई क्वेश्चन है। तो मेरा ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई थिंकर है, अब उनका हमने किया तो जैसे उनके क्या क्रिटिक हैं, क्या उनके बारे में कोई प्रेज किसी ने किया है तो क्या वर्ड्स दिए हैं, क्या कमेंट्रीज करी हैं उनके ऊपर, क्या उनकी मेजर फिलोसफीज है,
उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी मैं एक बार पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद, और फिर उसी को रिवाइज करती थी। सिमिलरली आईआर के लिए अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है, तो आईआर का जो सेक्शन है उसमें हाँ बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी कमेंट्रीज डालते हैं। मैंने बहुत ज्यादा कभी कमेंट्रीज डालने को प्रेफर नहीं किया कि किसी डिप्लोमेट ने कहीं पे कोई बात कही तो आप डायरेक्टली उसको कोट कर दें। कहीं कहीं पे जरूरी होता है, बट सिर्फ वही नहीं होता। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट्रीज और थिंकर्स से उनका पेपर निकला, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ किया, बट ऑप्शनल पूरा खुद ही प्रिपेयर किया है, कहीं से कोचिंग नहीं की। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज जरूर की, बट कोचिंग नहीं की। सॉफ्ट नोट्स आपने शुरू से बनाया था या फिर बाद में? नहीं, शुरू से शॉर्ट नोट्स मेरे ख्याल से बनाना इतना सही नहीं होता। शुरू में मैंने जैसे बोला सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। शुरू में आपको पहले एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है सब्जेक्ट की, उससे धीरे धीरे आपको समझ आता है। सबसे मेन तो पीवाईक्यूज होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ आएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जा रही है, उस अकॉर्डिंग फिर मैंने अपने नोट्स बनाए थे। शुरुआत में एकदम नोट्स नहीं बनाए थे। शुरुआत में नोट्स कैसे बनाऊंगी, तब मुझे लगेगा कि हाँ ये सब कुछ ही लिख लेती हूँ, फिर वैसा होगा बुक की एक छोटी बुक बन जाएगी। वो नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स एकदम क्रिस्प होने चाहिए, जो बिल्कुल काम का हो, तो थोड़ा एंड में आते ही वो चीज हो पाती है। इकोनॉमिक्स में प्री के लिए बोलूंगी कि मैंने तो विशाल सर से इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो प्री तो मैंने उनके नोट्स जो थे उससे ही किया था। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर, मंथली या फिर जो पीटी जैसे कोई भी मैगजीन अगर आती है, जो कंपाइलेशंस आते हैं मान लीजिए, तो वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस का जो इकोनॉमिक्स होता है वो मैंने किया था कि जो सिलेबस है, जैसे जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स प्लस पीवाईक्यूज में जो थीम्स पूछी गई हैं उसको इंटीग्रेट करके मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे इकोनॉमिक्स के, वहीं से किया है। उसके अलावा जो स्टडी आईक्यू का एमआरपी था, क्योंकि मेरा पहला ही मेंस था, तो जो स्टडी आईक्यू का एमआरपी था उसमें हम लोगों को पूरा बताया गया था कि क्या क्या कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं, कैसे अपने आंसर स्कोर इंप्रेसिव बना सकते हैं। सबसे मैंने डेटा, इकोनॉमिक्स में डेटा ग्राफ्स आप जितने कोड कर सकते हैं मेंस के टाइम पे, तो वो मैंने किया था। प्री के लिए तो मैं आपको बोलूंगी कि इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट जानना, जैसे बॉन्ड यील्ड है या कोई ऐसी चीज है कि उसका कंसेप्ट क्या, उसका रिलेशन है। प्री आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि पूरा रिलेशन उसके बेसिस पे ही आता है। आपकी हंसी बता रही है कि आपने पीवाईक्यूज देखे नहीं है अभी तक, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। तो वो उस अकॉर्डिंग ही होता है कि कंसेप्ट बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से प्री के लिए इकोनॉमिक्स में। अदरवाइज मेंस तो आपको अपने खुद के नोट्स बना के प्रिपेयर करना होगा। मैम आपने ऑप्शंस करते हुए क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए थे या क्या क्या आपके दिमाग में था सारी बात? सबसे पहले तो सब्जेक्ट के लिए जो इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे से आईआर और पॉलिटी दोनों ही बहुत पसंद था, तो वो। दूसरा ये कि मेरा ऐसा था कि जो जीए से थोड़ा अलाइन करे। अगर मैं जैसे मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, अगर मैं मैथ्स या केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ और लेती हूँ तो मुझे अलग से उसमें मेहनत बहुत करनी होगी। जीएस का सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, तो वो ये दो फैक्टर मेजर थे। उसके अलावा मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे कि अगर मैं कुछ सोच पा रही हूँ कि नहीं उन क्वेश्चंस में, तो थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा। जब मान लीजिए आपने पॉलिटी पूरा कर लिया है यहाँ पे क्लासरूम में, आईआर भी कर लिया है, फिर अगर आप ऑप्शनल के पेपर देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपको इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसको बेटर अच्छे से लिख सकते हैं। मेरे लिए तो वही फैक्टर था जो मैंने ऑप्शनल या पीएसआईआर डिसाइड किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मैंने देखे, 5 ईयर्स के देखे और डिफरेंट ऑप्शनल से देखे, पबैट के देखे, पीएसआईआर के देखे, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऑप्शनल्स देखे। फिर जब मुझे लगा कि मैं ज्यादा यहीं पे कनेक्ट कर पा रही हूँ तो फिर मैंने पीएसआईआर ऑप्ट किया। एनी फर्दर क्वेश्चंस? आंसर लिखना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करना मतलब देखिए आइडियल तो कुछ भी नहीं होता है आंसर्स में। किसी का भी आंसर में ये नहीं कह सकती हूँ कि ये एक आइडियल आंसर है, बट हाँ वो एक ये चीज मैं बोलूंगी कि एक जो होता है ना कि हम सोचते हैं पहले सिलेबस कर लेते हैं फिर हम आंसर लिखेंगे, वो गलत स्ट्रेटेजी होती है मेरे ख्याल से। कि जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, अब आप सोचे मैं पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद में कुछ आंसर कुछ चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ फिर लिखूंगा, वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक आज पढ़ा है, या एग्जाम्पल आप लीजिए आपने कैक पढ़ा है, आज आपको क्लास में कैक पढ़ाया है, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं घर पे कि क्या क्वेश्चन कभी मेंस में इस पे आया है, अगर आया है तो कैसा आया है, उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो क्योंकि जो मेंस के 3 महीने होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वहां आपको बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत से आपको करना है तो एक वो आंसर राइटिंग स्किल क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होती है, तो कंटिन्यूएशन में करना बहुत जरूरी है। आई नो सम पीपल जो कि इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है लेकिन वो डेली आंसर्स लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फाउंडेशन बैच में तो आप सोचे कि अब हम पहले पूरा सिलेबस खत्म करते हैं 1 साल, उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। आई थिंक आप लोग के टेस्ट भी रेगुलरली होते ही होंगे। कोई बहुत बार ऐसा होता है फाउंडेशन में हमें लगता है अभी तो हमें बहुत टाइम है, टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत करना। फाउंडेशन हो चाहे कुछ भी हो, टेस्ट देना है। क्योंकि मैंने भी अपने सारे टेस्ट बहुत सिंसियरली दिए हैं, आप सर से पूछ सकते हैं, मैंने सारे टेस्ट अपने बहुत सिंसियरली दिए हैं।
फाउंडेशन बैच में अगर कोई है भी तो वो मत स्किप करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है, हम बहुत शुरू में ऐसा लगता है कि ठीक है अभी टाइम है, पर टाइम ऐसे निकलता आपको पता भी नहीं लगेगा। और आंसर राइटिंग के लिए मैं एक चीज और बोलूंगी कि कीवर्ड्स मेंटेन करना थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए आपको, कि कोई भी चीज अगर है तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी, या जो भी चीजें RTI है मान लीजिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो गई, ऐसी जो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको अभी से थोड़ी गैदर करना स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तभी आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपका आंसर अच्छा बन रहा है। डेटा तो मैं नहीं बोलूंगी, डेटा हर साल चेंज होता है, पर कीवर्ड्स हर साल चेंज नहीं होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अगर आप बेटर आंसर सीखना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर लिखना, कैसा भी लिखो। मैन व्हाट अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग? न्यूज़पेपर, मेरा तो देखो करंट अफेयर्स का सोर्स न्यूज़पेपर ही रहा है। मैं ज्यादा मंथली मैगजीन्स पे रिलाई नहीं करती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो आप वो कर सकते हो वो मंथली मैगजीन से इतना हो नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। एंड न्यूज़पेपर शुरू में आपको बहुत लगेगा कि क्या काम है, 2-2 घंटे लग जाते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने में। वो होगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसको टाइम देना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो पर्पस होता है वो लोग समझ नहीं पाते। उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको उससे न्यूज़ मिल रही है। आप जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं मान लीजिए, या कोई भी चीजें पढ़ते हैं, उससे आपको न्यू वोकैब सीखने को मिलती है, कैसे लोग अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं वो सीखने को मिलता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैं बोलूंगी कि, और इट शुड बी अ हैबिट। मतलब मैं अपने इंटरव्यू तो ठीक है, जिस दिन मेरा मेंस था, मेरा ऑप्शनल का पेपर है, कोई सा भी पेपर है, बाहर खड़े होकर लोग अपनी जो कॉपीज होती है वो पढ़ रहे होते हैं कि क्या आप फैक्ट याद कर रहे हैं। मैं उस टाइम भी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन, बट वो हैबिट हो जाती है। एंड मुझे याद है कि उस टाइम पे इजराइल पे कोई अटैक हुआ था, मेरे ख्याल से वो पेजर्स जो है लेबनान में, जो पेजर्स उन लोगों ने सब ब्लास्ट करा दिए थे इजराइल ने। और उस दिन मेरा पेपर था, तो कुछ सिक्योरिटी पे कुछ क्वेश्चन आया था, तो मैं उसमें लिख के आई थी कि ऐसा अटैक हुआ है। उसी दिन के पेपर में मैंने पढ़ी थी वो चीज। तो हो सकता है कि आपको वो चीज कहीं भी कभी भी लिंक कर जाए। तो न्यूज़पेपर एक हैबिट होनी चाहिए, उसको बर्डन बना के नहीं पढ़ना चाहिए कि एक बर्डन है 2 घंटे खराब कर देगा दिन के। एक बार हैबिट बन जाएगी तो आपकी हैबिट में यूं ही आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? इंटरफेस पे क्या सी? इंटरव्यू ठीक है, मैं पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो मैं बाहर, ऐसा होता है कि आप लोग पहले तो एक सेंट्रल हॉल में बैठे होते हैं, वहाँ पे तो सब लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस टाइम इतना स्ट्रेस नहीं रहता है कि चलो सब लोग हैं। एक तो मेरा डे का लास्ट इंटरव्यू था, तो लग रहा था पूरे दिन एक तो वेट करना है, फिर जो आप जिस बोर्ड में आपको जाना है उसके बाहर आपको वो 5 to 10 मिनट्स बिठाते हैं अकेला। वो सबसे स्ट्रेसफुल होता है कि ऐसा लगता है अब क्या अंदर जाना है, अब क्या पूछ लेंगे। तो फिर मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि चाय उनको सर्व हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये दिन का आखिरी इंटरव्यू है, हम भी बहुत थके हुए हैं, आप चाय लेंगी? तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर हमें एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, क्योंकि मैंने अपने डैफ में सिंगिंग अपनी हॉबी लिखा था। तो मैंने गाना गाया, बड़े अच्छे लगते हैं, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो गाना गाया, फिर वहां से मुझे मेरे जितने भी मॉक्स होते थे उसमें कहीं भी सिंगिंग पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि कहीं कुछ पूछा गया हो। लेकिन अब मैं वहां पे ऐसी हो गई कि अब ठीक है, अब ये बस गाना एक बार गाने को बोल देंगे फिर क्या ही है। लेकिन वो वहां से ले गए मुझे कि बड़े अच्छे लगते हैं जो गाना है, ये बहुत फेमस हुआ था अभी बीच में, तो ये क्यों हुआ था? तो मैंने सोचा कि अब क्यों ही हुआ होगा, तो मैंने बोला कि सोनी टीवी पे सीरियल आता था राम कपूर और साक्षी तंवर का, तो सर उससे ही हुआ होगा। सर कहते इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल्स। तो फिर वहां से सीरियल पे बात करने लगे कि मैं पहले ऐसे सीरियल आते थे, मालगुडी डेज जैसे सीरियल आते थे, आजकल तो ऐसे बच्चे, थैंक्स टू सोशल मीडिया, बच्चे सीरियल ही नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। क्या लगता है आपको, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है सोशल मीडिया के? फिर वो कहते हैं आप कोरियन ड्रामा देखते हैं क्या, कोरियन म्यूजिक सुनती हैं? फिर वहां से थोड़ा उधर चले गए। मैंने बोला सर देखती तो नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत थीम्स पता है, ऐसे लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो वो बताया। फिर और भी मेंबर्स अलग अलग थे, तो उनके डिफरेंट क्वेश्चन थे। थोड़े AI पे पूछा उन्होंने कि कभी चैट GPT यूज किया है आपने या नहीं किया है, ऐसे क्वेश्चंस थे। डीप फेक क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट बहुत न्यूज में था, तो वो क्या है, थोड़ा बहुत ये पूछा। फिर एक सर थे, उन्होंने पूछा कि पॉलिटिशियंस हमेशा कहते हैं दैट दे वांट टू सर्व द कंट्री, बट जब कोई रियल पॉलिसी पे बात आती है तो वो कभी एकजुट नहीं होते हैं, तो ये क्या है कि वो खुद को सर्व कर रहे हैं या कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? तो मैंने उनको बोला कि सर डिसेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, अगर वो लोग एक दूसरे से अग्री करेंगे तो पॉलिसी इंक्लूसिव नहीं होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन लीड किया। फिर उसके बाद इंदौर से हैं, वो तो पूछा गया कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं तो इंदौर का जो क्लेनलीनेस का मॉडल है वो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी, वो पूछा था। फिर वापस चेयरपर्सन पे आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम बहुत थोड़े ग्रीडी हो गए, आपकी इतनी अच्छी वॉइस है, हमें एक और गाना सुना दीजिए। इस बार गाना उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है कोई अच्छा पुराना गाना, तो मैंने गाना गाया लग जा गले।
उसका वो जो गाना है, उसकी जो लाइन से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, मैंने वहां से गाया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं आपने वो गाना सुना है, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। तो मैंने कहा कि यस सर सुना है। तो कहते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने उसको सुना था। अच्छा कहाँ आपने इसको सुना है? तो मैं क्रिकेट देखती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर चैंपियंस ट्रॉफी में उसका इनॉग्रल जो था उसमें उन्होंने गाया था, जो पाकिस्तानी सिंगर है। तो कहते हैं हाँ मैंने भी रील में वहीं देखा था। तो फिर उन्होंने बोला कि गाना आप गाएंगी? तो मैंने सर लिरिक्स तो पूरे याद नहीं है बट मैं कोशिश करती हूँ। उन्होंने यूट्यूब पे अपने लैपटॉप पे वो गाना चलाया और कहते इसके साथ साथ गाओ। फिर मैं उनके साथ साथ गाने लगी। अब वहां से आप ये देखिए कि वो कॉन्टेक्स्ट कैसे ढूंढते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला आपको पाकिस्तानी सिंगर का गाना पता है? मतलब पीपल टू पीपल टाइज तो बहुत अच्छे, बताओ पाकिस्तान से दिक्कत कहाँ है? तो वो जो कॉन्टेक्स्ट वो पूरा उन्होंने बिल्ड किया इस तरह से। फिर पाकिस्तान के इश्यूज पर डिस्कस, फिर उन्होंने पूछा कि क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने पूछी और बस उन्होंने बोला कि नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर। तो ये जो 3 गाने मैंने उसमें गाए ना, उसने मुझे बहुत काम रखा। ऑब्वियसली अगर आपकी हॉबी है और उससे अगर आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन भी क्या, गाना ही गाने को बोल रहे हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो काफी उसने मुझे काम एंड कंपोज रखा पूरे इंटरव्यू। काफी पॉजिटिव इंटरव्यू था एंड लकीली आई गॉट सम डिसेंट स्कोर इन इंटरव्यू। सो दिस इज द होल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू। मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू था। कोई ग्रिलिंग मेरे साथ तो नहीं हुई थी, तो डर भी लग रहा था ज्यादा स्मूथ हो गया, क्या पता नंबर इतने नहीं आएंगे, बट ठीक है हो गया। And जब आप मेल्स का क्वेश्चन के मतलब जब आप मेल्स के जाके विंग्स में आके उस टाइम नहीं कमाते हैं, तो उस समय पे जब आपको क्वेश्चन को मिलता है तो इमीडिएट अप्रोच क्या होता है? मतलब कैसे उस पे आंसर होता है? they stay मतलब कैसे अप्रोच करते हैं? अपनी कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है, किस पे क्लास कैसे करना है, कैसे वो अप्रोच कैसे रहा? मेरा तो अप्रोच ये होता था कि मैं पहले 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करती थी। पहले सारे खत्म करे 15 मार्कर 11 से लेके 20 तक, फिर 1 to 5 एंड फिर 6 to 10 जो क्वेश्चंस होते थे। तो ऐसे ही मतलब, और वहां पे सोचने का टाइम मिलता ही नहीं कि अब कौन सा कहाँ करना है क्या करना है, बस हाथ में पेपर आया और आपका बस हाथ चलता है। तो मेरी अप्रोच ये थी 15 मार्कर्स पहले, फिर 10 मार्कर्स, वो भी शुरू के 5, उसके बाद फिर जो बीच के 5 बचते 10 मार्कर्स, वो ऐसे ही अटेम्प्ट करती थी मैं। बाकी स्पेसिफिक अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि मतलब कंटेंट वही जैसे आपने बोलते कि सोचने का टाइम ऐसा नहीं मिलता कोई, तो ये आंसर अपने कंटेंट एग्जैक्टली मैं वो तो सब एक कस्टमर 3 महीने यही होता है क्योंकि एमआरपी में डेली आंसर राइटिंग। मैं बताती हूँ आपको, एमआरपी जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आई थी तो 7 क्वेश्चन देते थे 1 घंटे में लिखने को, मैं 4 भी नहीं लिख पाती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि टाइम ऐसे निकल जाता था पता नहीं लगता था। धीरे धीरे लास्ट तक आते आते 50 मिनट्स में मैं 7 क्वेश्चन कर लेती थी। तो वो एक प्रोसेस है। अभी आप सोचो कि मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा लिख दूं जैसे बता रही हूँ, तो वैसा नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा आपको करके, बस ये है कि आप एक फॉर्मेट तो जानते ही हो, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, वैसे लिखना ही है। जो आपको कीवर्ड उसमें दिख रहा है क्वेश्चन में, उसको उठाया, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन सोचा। मैं ऐसी थी कि मैं कंक्लूड पहले ही कर लेती थी अपने आंसर्स। मेरे कंक्लूजन रेडी होते थे बहुत सारे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, उड़ान जो स्कीम है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मेरा कंक्लूजन रेडी था कि हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का सफर लोगों ने उड़ान स्कीम के थ्रू किया हुआ है। ये मैंने नीति आयोग के एक डॉक्यूमेंट में देखा था, तो वो मैं पहले ही चिपका देती थी साइड में कि ये पता है, टाइम बचाता है ना वो चीज, कि आप पूरा आंसर लिखेंगे टाइम वैसे भी नहीं होता, तो मैं वैसे करती थी। और मैं अपने आंसर्स में आपको एक बात और बताती हूँ मेंस का, कि ये चीज मैंने थोड़ा टाइम के साथ की थी, कि मैं एक बॉक्स बनाती थी साइड में, कोई भी एक ऐसी चीज लिखती थी उस आंसर से रिलेटेड जो थोड़ी यूनिक होती थी। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अर्बन फ्लड्स पे एक क्वेश्चन आया था कि अर्बन फ्लड्स के क्या कॉजेस है, कैसे गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, जो भी क्वेश्चन था उसके ऊपर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने अगरतला का पढ़ा था कि लवासना में उनको अवार्ड मिला था बेस्ट अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए, तो मैंने साइड में एक बॉक्स बना के लिख दिया था अगरतला को ये अवार्ड मिला था, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट शायद रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसी कोई चीज जो आपको एकदम यूनिक सी याद आ रही हो उसमें, वो आप करते हो, तो शायद मुझे लगता है कि वो एक एक्सपेक्टर रहता है जो आपको थोड़ा अलग बनाता है। इसके लिए मैंने फॉलो किया था बेटर इंडिया, इंस्टाग्राम पे एक पेज है बेटर इंडिया, उसको आप देखेंगे, उससे मैंने ऐसे के एनेक्डोट्स भी लिए थे। ऐसे में काफी अच्छे एनेक्डोट्स आपको उससे मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं कि कुछ एक ऐसा एक्स फैक्टर अपने आंसर्स में। ये नहीं कहूंगी सब लोग बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दो, जरूरी नहीं होता कि एकदम आपको क्लिक भी कर जाए उस टाइम पे कि मुझे यही एग्जांपल लिखना है, बट हाँ ये चीज शायद आपके लिए काम कर सकती है। How do you maintain the consistency in reading that book? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत तो आपको डाउट होता ही है, क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3 बार तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। बट ऐसा है कि आपके साथ सही गाइडेंस अगर हो, जैसे कि मेंटोर्स, आपके मेंटोर्स अगर आपको मोटिवेट करते जाते हैं, मान लीजिए आपकी फैकल्टीज हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं वो, और साथ में ये कि आपको खुद पे भरोसा कि मैं एक ना एक दिन तो कर लूंगा। जैसे मैं बताती हूँ, मेरा 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पर मैं हमेशा मेंस की तैयारी करती थी वो 3 महीने में। मुझे नहीं देना था मेंस, मुझे पता है मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, स्टिल मैं वो 3 महीने मेंस की तैयारी करती थी, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं अपना प्रीलिम्स निकालूंगी उस दिन मैं मेंस निकाल लूंगी।
तो वो कॉन्फिडेंस कैरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा ये बताइए मैंने आपको कि पहला मेंस और पहला इंटरव्यू ही था, तो कंसिस्टेंसी वैसे मेंटेन होती है कि खुद पे एक बिलीफ होना कि ये जिस दिन होगा ना तो फिर मैं उस दिन उसको कर लूंगा या कर लूंगी। बाकी फैमिली और मेंटर्स का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, और खुद पे बिलीफ तो है ही। ऑप्शनल मैंने तो 2020 में स्टार्ट किया था, 2019 मतलब मैंने पहले पूरा 1 साल जो शुरू का था, क्योंकि मैं मतलब ऐसा था कि थोड़ा फाउंडेशन एकदम बेसिक से स्टार्ट करी थी, तो 1 साल तो मैंने पूरा पहले लिया सोचने में कि क्या मुझे ऑप्शनल, लेकिन 2020 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो लगभग 6-7 मंथ्स अगर आप टाइम लेके प्रॉपर देखते हो पहले तो, क्योंकि आपको बिल्कुल ABCD समझनी होती है यूपीएससी की, वो समझ के फिर आप ऑप्शनल के लिए डिसाइड कर सकते हैं। फाउंडेशन के टाइम पे एक्चुअली मैंने कॉलेज के साथ स्टार्ट किया था, तो आधा टाइम तो मेरा कॉलेज में ही जाता था, लेकिन उसके अलावा का जो टाइम था, मतलब मैं बोल सकती हूँ शुरुआत में 4-5 आवर्स मुश्किल से मिल पाते थे मुझे पढ़ने को। तो करंट अफेयर्स जैसे न्यूज़पेपर हो सकता है कि एक चीज़ आप न्यूज़पेपर अपने स्केड्यूल में रखिए। उसके अलावा अगर अभी आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्लासेस के अलावा आप जो भी मतलब या तो क्लासेस को ही रिवाइज कर लीजिए, या फिर उसकी कोई स्टैंडर्ड अगर कोई आप चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या NCERTs पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। बाकी से बिल्कुल क्लियर क्लासिफिकेशन तो मेरे पास है नहीं कि मैं डे कैसे डिवाइड करते थे। और कॉलेज के बाद फिर हाँ उसके बाद बता सकती हूँ मैं कि मैं अपना ऐसे करती थी कि मैंने पहले अपना ऑप्शनल जैसे 2020 में खत्म किया था कोविड के टाइम पे, फिर मैं आधा डिवाइड करती थी कि जैसे शुरुआत में मैंने ऐसा किया कि ऑप्शनल थोड़ा कम टाइम रखा, GS थोड़ा ज़्यादा टाइम रखा। फिर जब लग रहा था कि दिसंबर तक का टाइम, जैसे अक्टूबर टू दिसंबर जो टाइम होता है उसमें ऑप्शनल कर लेना मुझे लगता है कि सही रहता है। उसमें अगर आप ऑप्शनल को थोड़ा टाइम देना, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट मान लीजिए प्री दे रहे हैं तो जनवरी से लेके, फिर अगर आप फाउंडेशन के भी हैं तो भी ऐसा है कि आप आधा दिन अपना GS को दे ले, आधा दिन ऑप्शनल को। नहीं अगर ऑप्शनल है तो GS को थोड़ा ज्यादा टाइम शुरुआत में देना पड़ता है, मेरा यही था। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मत छोड़िए, न्यूज़पेपर तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा यार, बस जर्नी बढ़ाओ, मतलब तुम्हें 4-5 साल लग गए, किसी का 1 साल में भी हो सकता है, 1.5 साल में भी हो सकता है, लेकिन जर्नी जितना भी हो, इस जर्नी के दौरान एक एस्पिरेंट अपना सैनिटी कैसे मेंटेन रखे चले, मतलब क्या कुछ चीज़ें उसने करनी चाहिए जिससे वो सैनिटी मेंटेन रखे। ये नहीं हो कि जर्नी के एंड में एकदम वो स्टार्ट में आ गया कि नहीं अब मेरा वैसे ही हुआ, या फिर एकदम ऐसा हो कि एकदम मतलब डिप्रेशन में ना जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ, तो वो कैसे मेंटेन करा। सर उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना, कि एक दिन का आपने एक टारगेट पूरा किया, अगर वो अच्छे से हो गया, आपका कोई टेस्ट था, जैसे मैंने अपना पहला टेस्ट लिखा था सर के साथ लिखा था, एंड उसमें मुझे सर ने 75 में से 63 मार्क्स दिए थे, मुझे एक्सीलेंट रिमार्क दिया था, आज तक वो कॉपी में संभाल के रखी हूँ अपने पास। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपको एक लंबी जर्नी तय करने में हेल्प करती हैं। तो कभी भी फेलियर्स तो नो डाउट आएंगे ही, लर्निंग्स भी उसके साथ आएंगी सही, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको उन चीजों को सेलिब्रेट करना होगा। मेरा जब दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, मैं शाम को अपनी बहन को पार्टी देने लग गई थी, चल कोई नहीं फेलियर की पार्टी मना लेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर तो मैं बोलूंगी वर्ड ही गलत है, एक्सपीरियंस ज्यादा सही वर्ड होगा उस चीज के लिए, कि फेल तो ठीक है हो गए, लेकिन उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो हर एक छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करते हो अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में उस चीज को सस्टेन भी कर पाओगे और खुश रह के कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अब यार ठीक है अब तो बस कहने के लिए हो रहा है, अब हो भी नहीं पा रहा है। उसके लिए ये जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे माइलस्टोन को आप जैसे सेलिब्रेट करते हो। थैंक यू सर। एक संपर्क स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।